आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। पहले ये बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। मुझे लगता है अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि पार्ट 2 है वीडियो का। वैसे आप सभी अगर अब तक नहीं जुड़े हैं जोहार मैम के साथ तो जुड़ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या बहुत कॉमन है ये कहना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत फैसिनेटिंग है। आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर या लॉ रिलेटेड टॉपिक पढ़कर मजा तो जरूर आएगा। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, या मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज के स्टूडेंट हैं, या एमबीए कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। हो सकता है आप प्रोफेशनल हो, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉमर्स, मैनेजमेंट और बिजनेस को समझना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वैसे बच्चों, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो है, इसमें हम अगर मास्टर इन मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं तो हम इसे सेमेस्टर 3 में पढ़ते हैं, और सेमेस्टर 3 में पढ़ेंगे तो ये आएगा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में, जो कि पेपर नंबर 310 है। तो पेपर क्या है? 310 है। लेकिन आप कहेंगे 310 मैम, बस मैम। बच्चों, 310 पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कई लोग जो हैं मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे होते हैं, लेकिन उनका जो पुराना बैकग्राउंड होता है उसमें दूर दूर तक बिजनेस मैनेजमेंट शामिल नहीं होता है। तो उनके लिए अक्सर मुझे पता चलता है, देखने को मिलता है कि बहुत सारे रास्ते में ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। लेकिन मैं इतनी आसानी से आपको बताऊंगी कि फिर आपको लगेगा कि ये आपका पसंदीदा हो गया है। पेपर 310, जिसे हम बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के नाम से पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ेंगे यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट को जरूर देख ले, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बच्चों 1872 में ये आया, और कहीं ना कहीं 1872 में जब ये हमारे बीच रहा तो ये आजादी से बहुत पहले की कहानी है, इंडिपेंडेंस से बहुत पहले की बात है। और ये हमारे लिए एक गिफ्ट की तरह है जो हमें ब्रिटिशर्स से मिला है, ब्रिटिश लॉ से मिला है, इंग्लिश कॉमन लॉ से मिला है। अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो हम रोजाना अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, उसके लिए एक लेजिस्लेशन मिल गया जो बहुत खास है। और इसलिए खास है कि जरा सोच कर देखिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना, जब इसकी शुरुआत हुई 1872 में, इसमें टोटल 266 सेक्शंस थे, 266 इतने सारे सेक्शन थे। अगर किसी एक्ट में इतने सेक्शंस हैं तो वो एक्ट कितना बड़ा होगा, कितना ब्रॉड होगा, और हमें उसको पढ़ना है। तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग है। अब हम जानते हैं कि ये जो 266 सेक्शन है, लास्ट क्लास में पढ़ा हमने कि ये बहुत सारे हिस्सों में बाइफर्केशन हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत किए थे सेक्शन 1 से 75। तो ये जो 1 से 75 है बच्चों, इसके अंदर जनरल प्रोविजन इस एक्ट का शामिल है। जनरल प्रोविजन इस एक्ट का शामिल है। क्लास अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक कॉपी पेन होनी चाहिए, और आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं रहता है। हम स्क्रीनशॉट रखते जाते हैं लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं हैं, तो हमें इसे नोट डाउन करना है। और ना ही ये सारी चीजें आपको बुक में मिलेगी जिस तरीके से मैं बता रही हूं। अब सेक्शन 1 से 75 तो जनरल प्रोविजन हो गया। अब अगला जो हम चलेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो ये अचानक कैसे आ गया बच्चों? तो ये आया ऐसे है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन है, और जिसके अंदर 1 से 75 बातें कर रहा है जनरल प्रोविजन की। अब जो है सेक्शन 76 से 123 जो बातें कर रहा है हमारे लिए सेल ऑफ गुड्स की।
सेल ऑफ गुड्स की। उसके बाद सेक्शन 124 से 147 बच्चों 124 से 147 जो है वो बात करता है इंडेमनिटी एंड गारंटी की। INDEMNITY। अब हमें बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन स्पीड जो है आपको बरकरार रखनी है और कमेंट करना है कि कहां तक आप पहुंचे हैं पढ़ते पढ़ते। सेक्शन 124 से 147 जो है बच्चों वो इंडेमनिटी एंड गारंटी है, और उसके बाद सेक्शन 148 से 181 148 से जो 181 का सेक्शन है इसमें हमें पढ़ना है बेलमेंट एंड प्लेज। लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था और आपका सिलेबस मेरे आंखों के सामने है, जो कह रहा है कि यूनिट 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर सच में इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 148 से 181 बेलमेंट एंड प्लेज का पार्ट है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे रब कर दूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चों, जब हम कॉपी में फैक्ट और फिगर को लिखते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि टीचर अगर किसी बात पर जोर दे रहा है, फोकस कर रहा है, तो फिर वो सारे चीज इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरीके का प्रेजेंटेशन जनरली बुक में भी नहीं मिलता है। अगर हम अपने तरीके से लिखते हैं मेन फैक्ट फिगर को, तो फिर होगा क्या कि हमारा कॉपी जरा डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, हट कर रहेगा। चलिए, 148 से 181 बेलमेंट एंड प्लेज का पार्ट है। अब जो है हम तो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और 148 से 181 के बाद हम पढ़ेंगे 182। सेक्शन 182 से सेक्शन 182 से हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 238। 238 बच्चों ये 1 नहीं है, 238 है। और ये जो पार्ट है एजेंसी है, इसके अंदर हम एजेंसी के प्रोविजन पढ़ेंगे। और सेक्शन 182 से 238 में एजेंसी के फंक्शन रहेंगे, और 239 से 266 जिसे आपको डब्बे में डालना है, और ये हम आ चुके हैं 266 जो कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन है। इसमें हम इसमें पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बच्चों, ये पूरी कहानी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि जो एक्ट आजादी से पूर्व का है, आजादी से पहले का है, बिफोर इंडिपेंडेंस है, उस एक्ट में बहुत सारे वेरिएशन वक्त के साथ आ गए। और हुआ ऐसा कि जिस पार्ट को मैंने ब्रैकेट में डब्बे में बंद किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि एक समय स्टार्टिंग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होता था, अब वो उसका पार्ट नहीं रहा है। तो मैम अभी इसका पार्ट नहीं रहा है तो ये गया कहां? तो बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अब हम 1932 एक सेपरेट लेजिस्लेशन जो है, सेपरेट एक्ट बन गया है, अब हम उसे पढ़ते हैं, जो एक जमाने में, एक दौर में पार्ट किसका था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। आप इसे लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन लिख लेना चाहिए बिना किसी भी ड्रामे के, बिना किसी भी बदमाशी के। बच्चों, हम लॉ पढ़ रहे हैं, अब मैं इसे हटाऊंगी, और इसलिए हटाऊंगी क्योंकि हमें आगे बात करनी है। ये जो बच्चों मैंने अभी आपको तुरंत जस्ट बताया है कि इंडियन पार्टनरशिप जो है ये अब अलग से एक्ट बन गया है। और एक्ट क्या है? ये एक्ट है 1932। सिर्फ यही
नहीं हुआ बच्चों, अलग ये भी हो गया है इसमें कि सेक्शन नंबर जो हमने 76 से 123, आप कॉपी चेक करेंगे तो आपको ये नजर आएगा, सेल ऑफ गुड्स भी लिखा था। वो भी बेचारा बेचारा भी कह सकते हैं या तेज भी कह सकते हैं, 1930 में इसने भी एक अपने आप को यहां से हटा लिया। कहां से हटा लिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा लिया। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 हमारे बीच में है, जो एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, एक दौर पर, एक वक्त पर पार्ट हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। मतलब ये जो ब्रैकेट में, ये जो डब्बे में बंद बातें हैं, और इधर जो 1932 वाली बात है, सेक्शन 239 से 266, अब ये दोनों चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जितने सेक्शंस हैं ये हट चुके हैं, अलग हो गए हैं। एक का नाम हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और एक जो है 1932 में अलग हो गया। बच्चों एक और बात है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, तो आप इसे भी लिख लेंगे तो फिर आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये बातें जो है आपको बुक में जनरली नहीं मिलेंगी, और हुआ उसके बाद जो कहानी वो मजेदार हुआ, और फिर हम चलेंगे अपने स्टोरी की तरफ, जहां पता चलेगा कि एक बिहारी बंगाली जो है कितनी बड़ी गलती कर गया है। वीडियोस को बैक करके भी अगर आप स्लो लिखते हैं तो लिख लेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बिना रुके हमें पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने क्या लिखा था बच्चों? सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 जो है ये है जनरल प्रोविजन। क्या है? जनरल प्रोविजन। अब जनरल प्रोविजन है तो इसका ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि सेक्शन 1 से लेकर के 75, सेक्शन 1 से लेकर 75 के बाद अब कोई भी सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बस इसी दायरे में सिमट कर रह गया है। सब जो है सेपरेट हो चुके हैं। मतलब अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, अगर इतना पढ़ लेते हैं, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। अक्सर हम जब लॉ पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक शिकायत रहती है कि इतने सारे सेक्शंस को हम याद कैसे करेंगे, तो शायद बच्चों के लिए ये आसानी हो गई, वरना एक साथ आपको 266 सेक्शन याद करने पड़ते, वो भी एक एक्ट में। तो आप सोचिए कि उस समय ये कितना ब्रॉड हो गया था, कितना दायरा बढ़ गया था। अब हमारे पास थोड़ी सी आसानी है, और आसानी इसलिए है कि 1 से 75 जो है अब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डील करता है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है कि फुल नेम क्या है। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये फुल नेम क्या होता है? तो हमारा आपका बच्चों एक तो फुल नेम होता ही है ना, ऑफिशियल नेम, जो हमारे सर्टिफिकेट में होता है, जो अगर हम उसे वैसे ना लिखें तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर वो माना ही नहीं जाएगा कि वो हमारा डॉक्यूमेंट है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भी जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस एक्ट का फुल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो फुल नेम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और अक्सर कोशिश होनी चाहिए कि जब हम किसी भी एक्ट को पढ़ रहे हैं तो एक पीडीएफ हम इस एक्ट का डाउनलोड कर ले गूगल से, और उस एक्ट को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, और लिखना भी बिल्कुल इसी तरीके से, हेडिंग को द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये रहा एक्ट का पूरा नाम। बच्चों ये रहा पहला पॉइंट। हम कॉपी में कुछ इस तरीके से भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं अगर चाहें तो। अब बच्चों जैसे ही हमने फुल नेम लिख लिया, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या रहा, पर्पस क्या रहा इस एक्ट का। तो हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, पर्पस। और हम अगर दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं पर्पस,
तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही हमारे बीच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आता है तो वो किसी उद्देश्य के साथ आता है, और अगर हम उद्देश्य लिख रहे हैं तो आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर चाहे तो, या जिस तरीके से मैं लिखूंगी आप वैसे भी लिख सकते हैं। हम सभी का तो जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है। उसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, एक्ट को पढ़ेंगे, तब समझ आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को जो पूरे वर्ल्ड में हम जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये उसी के लिए लीगल फ्रेमवर्क है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी दो लोगों के बीच में, मान के चलते हैं बायर सेलर जो है एक साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो फ्यूचर में उनको एक लीगल रेमेडी पहुंचाता है, प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी के द्वारा चीट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस में और बिजनेस एग्रीमेंट में, तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें एक रास्ता भी दिखाता है। तो हम लिख सकते हैं पर्पस में टू रेगुलेट एंड डिफाइन, to regulate and define the legal framework और बच्चों आपको बस ये काम करनी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो कि जिस तरीके से 266 सेक्शन 1 से 75 जनरल प्रोविजन सेक्शन 76 से 123 जो मैंने लिखवाया आपको सेल ऑफ गुड्स, वो सारे को एक बार लगातार पढ़ेंगे तो हमारा याद हो जाएगा, तो हम उसे कॉपी में लिख सकते हैं। टू रेगुलेट एंड डिफाइन द लीगल फ्रेमवर्क, और ऊपर थोड़ा सा हटा देती हूं आपके आसानी के लिए। तो पर्पस है टू रेगुलेट एंड डिफाइन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। और अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, जब मैं इसे आसानी से समझाऊंगी तो फिर ये आपका पसंदीदा टॉपिक हो जाएगा। इस पेपर को शुरू करने का एक ही मोटिव रहा कि कई बच्चे जो हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में हो रहा है, लेकिन मास्टर्स जो है वो मैनेजमेंट से कर रहे हैं या कुछ और सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो ये आपके लिए आसानी होगी। टू रेगुलेट एंड डिफाइन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। बच्चों, जिसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कह रहे हैं, जो पॉपुलर है, जिसका नाम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआती बात है, ये शुरुआती एक्ट है जिससे हम लॉ को समझते हैं, और अगर अभी से हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो फिर ये बहुत फायदा करने वाला है। फटाफट हमें लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपके जहन में, आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि मैडम बहुत बातें हो गई, इधर उधर की बहुत बातें हो गई, अब जरा लिखवाना छोड़कर समझा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मैं समझाऊंगी कि अगर आप जो है जीवन में कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, आपने कभी कॉपी किताब उठाया तक नहीं होगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा रुकते हैं, हमने पर्पस लिख लिया, अब जरा हम इसमें एक की कंसेप्ट भी लिख लेते हैं। तो आप भी लिख लेंगे की कंसेप्ट, मतलब पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है जिससे एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो की कंसेप्ट जो है, अब लिख सकते हैं आप, अ कॉन्ट्रैक्ट is considered, CONSIDERED, a contract is considered as legal binding, a contract is considered as legal binding, a contract is considered as legal binding
agreement between the parties, PARTIES। हो सकता है आपको बोर्ड के साइड नीचे है लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा हो, तो हम लिखेंगे अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड एज लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। अब हम फटाफट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर हम समझेंगे अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें ये बात भी समझते रहना चाहिए, हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि ये जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ जरूरी पॉइंट्स को भी नोट कर लिया जाए ताकि आप एग्जामिनेशन में लिख पाए। वैसे ज्ञान जो है आपको गूगल में भरपूर मिल जाएगा, लेकिन अब भी लिखने का सही तरीका गूगल नहीं दे पा रहा है बच्चों, तो हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है, और आज हम उसमें ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम? पॉइंट टू बी नोटेड। और आप अगर लिख चुके हैं एक बार तो आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं बस शुरू से बता रही हूँ, शुरू से शुरू कर रही हूँ। तो पहला पॉइंट है, अगर कोई आपसे पूछता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कुछ खास बातें बताओ, तो पहली खास बात है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 came into effect on 1st September 1872। 1st September 1872, 1872 में 1 सितंबर को ये एक्ट हमारे बीच में आया। दूसरी बात, ये कहां कहां एप्लीकेबल है, और जनरली जितने भी एक्ट हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी जो हैं जहां एप्लीकेबल होते हैं, ये सारी जानकारी हमको उसी एक्ट के सेक्शन 1 में मिल जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें, और ज्यादा पैसे वाले हैं तो प्रिंट भी करवा के रख सकते हैं। ये एप्लीकेबल जो है बच्चों, इट एक्सटेंड टू, या मैं स्मॉल कर देती हूँ बस पॉइंट वाइज, लेकिन बस बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक्सटेंड टू होल टू इंडिया, मतलब पूरे ही देश में ये लागू होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन जब आप रेगुलेशन को डाउनलोड करेंगे तो बहुत जगह पर रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा? तो बच्चों पता ये चलेगा कि उस वक्त लिखा रहता है कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पहले बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में इस एक्ट को नहीं लागू, जम्मू कश्मीर छोड़ करके सब जगह लागू है, लेकिन अब जो है ये एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है। रीजन कमेंट करिएगा कि क्या ऐसा हादसा हो गया कि ये एक्ट जो है, या जितने भी सेंट्रल के एक्ट हैं, जितने भी लेजिस्लेशन है, वो पूरे कंट्री में लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। क्या कारण रहा? और मुझे मालूम है कि आप सभी स्मार्ट बच्चे हैं, ये कारण तो जरूर मुझे बता दीजिएगा। तीसरी बात, मैं इसे फटाफट हटा देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि कोई आपसे पूछे तो जवाब दे देना है। जनरली कोई भी एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, इसकी बातें जो हैं सेक्शन 1 में मिल जाती है उसी एक्ट की, और लगभग सभी के सभी एक्ट में सेक्शन 1 में वो एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो अब हमें ज्यादा रटना नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूडिंग का जो चैप्टर है, एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ जो रहता था, अब वो सब पर अप्लाई होता है। सीरियस बात मैं अब करने वाली हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखते जाएंगे फटाफट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ।
सिविल लॉ, ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट नहीं है। और आप सभी का होमवर्क था डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। इसलिए बच्चों ये सिविल लॉ का पार्ट है, क्योंकि जनरली इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट और इस सब की बातें होती हैं। यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल केस, मुकदमा, अपराध की बात नहीं होती है, ये इसमें डील नहीं कर रहा होता है। तो ये जितना भी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये सिविल लॉ का पार्ट है, ये क्रिमिनल डिस्प्यूट या क्रिमिनल लॉ का पार्ट एकदम नहीं है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरली बच्चों को किसी को मालूम नहीं होता है कि ये सिविल लॉ का पार्ट है। और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस क्या है ये आपके लिए टास्क रहा, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, क्योंकि इस वीडियो को मुझे मालूम है कि लॉ के स्टूडेंट भी देखेंगे, सीए वाले भी देखेंगे, ग्रेजुएशन वाले भी देखेंगे, तो फटाफट जानकारी हमारा जो है थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो हम स्मार्ट बच्चे हो गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज 266 सेक्शंस। लेकिन अगर आप कॉपी में बस इसे लिखते हैं तो क्या फायदा मेरे बच्चों, फिर जो है आप महान नहीं होंगे, आपकी तारीफ नहीं होने वाली है। और अगर अपनी तारीफ चाहते हैं तो बताइएगा कि इस 266 में कौन कौन बाहर निकल गए हैं और उसे अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमने लास्ट में बात किया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अब अलग हो चुका है। ये इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 11 चैप्टर था वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था। लेकिन बच्चों उस वक्त जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, कौन पार्ट हुआ करता था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप जिसमें हम पार्टनरशिप से रिलेटेड क्लॉजेस को पढ़ते थे, वो अब अलग से भले ही सेपरेट लेजिस्लेशन हो गया है, लेकिन हमें तो मालूम है बात कि वो पार्ट किसका था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था 1872 का। और जब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, कौन पार्ट था? इंडियन पार्टनरशिप, तो वो इसका 11 चैप्टर था। 11 चैप्टर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंडियन पार्टनरशिप। अब इतनी सारी बातों के बाद अब हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे वो खेल, और उसके बाद इस वीडियो का एंड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग होने वाली है और आपको फिर मजा आएगा। लेकिन अंतिम जो है मैं इस तरीके से एंड करूंगी कि वाकई मजा आए। बच्चों ये है एक आदमी जो कि बहुत ही हैंडसम है, जिनका नाम जो है वो है आत्मा सिंह। आत्मा सिंह जो है वो एक बिहारी है, और ये जो आत्मा सिंह है, ये जो आत्मा सिंह है, इनकी एक खासियत है कि ये हम लोगों की तरह एकदम आम आदमी है, और इनके भी अच्छे दिन जो हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। इनको बहुत दिनों से इंतजार था कि अच्छे दिन आएंगे। आत्मा सिंह तो आत्मा सिंह, इनका एक फ्रेंड है जो कि, और आत्मा सिंह है कौन बच्चों? तो ये है बिहारी। मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है और साथ ही ड्राइंग भी, तो आप भी इस तरीके से सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाएंगे। अब एक और आदमी आ गया। ये जो आदमी है, ये जो इतना हैंडसम आदमी है, इसका नाम है परमात्मा। परमात्मा, ये जो परमात्मा है वो एक बंगाली है, और ये जो बंगाली है इसको जो है ये भी आत्मा के साथ रह रहकर बिगड़ गया है। ये भी कहता है एकदम बहकी बहकी बातें बच्चों, मुझे तो डर लगता है। ये दोनों कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है वही अग्रीमेंट होता है। तो हम सभी जो है जितने भी कॉमन पर्सन हैं, लेमैन की लैंग्वेज में हम सबको यही मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वही अग्रीमेंट होता है। लेकिन बच्चों असलियत में कहानी जो है कुछ और है, और वो कहानी क्या अलग है
तो हम उस पर बात आज करने वाले हैं। तो कहानी ये अलग है कि दो शब्द कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट सुनने में तो एक लग रहे हैं, समझने में तो एक लग रहे हैं, पर एक नहीं है। अब आप बोलेंगे कि मैम फिर से बिहारी बंगाली को ले आए और फिर आप लड़ाई करवा दीजिएगा। करवा देंगे नहीं बच्चों, ये दोनों जो है साथ रह रहकर अजीब अजीब बातें करते हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं चाहती हूँ बच्चों कि मैं प्यारे प्यारे बिहारियों और बंगालियों को तंग करूं और झारखंडियों को तंग करूं, पर ये लोग जो है समझते नहीं है बच्चों, इसीलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। अब जो है ये दोनों तो नहीं समझते हैं, लेकिन हम आप जो कि लॉ से पढ़े, लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट सुनने में तो एक है, लेकिन ये है अलग अलग। और ये बात कह कौन रहा है? तो बच्चों ये बात कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ रहे हैं, ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट अलग अलग है। और मैम जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं, इतने बड़े बड़े आप दावे कर रही हैं, तो साबित करिए ना। तो चलो बच्चों अब हम इसे साबित करेंगे और फटाफट साबित करेंगे। बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश कॉमन लॉ या इंग्लिश लॉ है। आप सभी को मालूम है कि वो ब्रिटिश लॉ है। ये बातें हमें आप लिख सकते हैं इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश कॉमन लॉ या ब्रिटिश लॉ, जो भी आपको सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं। ये थोड़ी अलग सी जानकारी है +1 के लिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश कॉमन लॉ, मतलब मैंने बार बार कहा बच्चों कि आजादी से बहुत पहले का कानून है। और इस कानून में ये हमें मालूम तो है क्योंकि 1872 की बात है। और एक बात और मालूम होनी चाहिए कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी केस लॉज हैं, जितने भी केस स्टडी हैं पढ़ने के लिए हमारे, उस सभी में जो है वो आपको ब्रिटिशर्स के नेम दिख सकते हैं। हम इंडियंस का नाम इसमें शामिल नहीं है। अब कोई बिहारी बोलेगा कि नहीं मैडम उसमें भी हम राहुल, उसमें भी हम अभिषेक, उसमें भी हम सुनीता, उसमें भी हम सोनू नाम डाल देंगे, तो नहीं हो सकता है बच्चों। ये केस लॉ बहुत पुराना है, इतना पुराना है जितना पुराना खेत जो है बिहारी के पास होता है, बंगाली लोगों के पास होता है। वैसे बंगालियों के पास जितने भी बंगाली लोग हैं, बांग्ला मानुस लोग हैं, उनके पास माछ भात जो है वो बहुत अधिक होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट अलग अलग चीजें हैं, कह कौन रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बच्चों साबित करने का वक्त आ गया, वरना आप कहेंगे कि मैम गोल गोल बातों में घुमाइए नहीं। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H बच्चों इस तरीके से अगर लॉ के बुक में लिखे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सबसेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस दैट, या फिर आप लिख सकते हैं डिफाइंस दैट की जगह ये भी लिख सकते हैं प्रोवाइड्स दैट, PROVIDES, प्रोवाइड्स दैट। तो क्या कहता है बच्चों? एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस दैट, या फिर लिख सकते हैं क्या प्रोवाइड्स दैट। अब मैं इसे फटाफट हटा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या कहा जा रहा है बच्चों? तो कहा जा रहा है, इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट हम करेंगे। एन एग्रीमेंट
या agreement enforceable enforceable agreement enforceable by law agreement enforceable by law is a contract. Inverted comma close. Agreement enforceable by law is a contract. बच्चों, इसका ये मतलब है कि कोई भी अग्रीमेंट जिसमें इनफोर्सिबिलिटी जोड़ा जाएगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और इसी डेफिनेशन से मालूम चलता है कि आत्मा सिंह और परमात्मा जी की तरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं सोचता है। तो वो सोचता इतना अलग क्यों है बच्चों? तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लॉ, और जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है, और जब हम कानून की बात करते हैं तो इंसाफ की बात करते हैं। और आप भी तो चाहते हैं ना कि इंसाफ मिले। तो किसको मिले मैम? आप भी आत्मा सिंह की तरह बहकी बातें कर रही हैं। बच्चों, अगर कोई दो पर्सन, मतलब बायर या सेलर, या हो सकता है डेटर हो या क्रेडिटर हो, वो दो अगर किसी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो उसके साथ इनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी उनको सिक्योरिटी मिलेगी। अब मैं इनफोर्सिबिलिटी को भी डिटेल में समझाऊंगी, बस आप इसे लिखिए। अगर एग्जाम में आता है डेफिनेशन तो आप सेक्शन 2H लिख सकते हैं, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन H के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन H बच्चों ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब हम उसके साथ इनफोर्सिबिलिटी ऐड कर देते हैं। चलिए, तब तक मैं एक चौक ले लेती हूं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। बार बार परेशानी हो रही है, और परेशानी जो है बच्चों खत्म नहीं होगी, लेकिन कमर्शियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, कमर्शियल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे बिजनेस रिलेटेड, वैसे कॉन्ट्रैक्ट सब हमारे डेली यूज का है। अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वहां भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। हम अगर कुछ डेली किसी को दुकान में पैसे दे रहे हैं, डेली लेन देन कुछ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हर जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन डेफिनेशन बदल जाती है। तो कमर्शियल जितने नेचर के हम कॉन्ट्रैक्ट को करेंगे, वो सबका निदान, उस सब का रेमेडी, उस सब का सॉल्यूशन देता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैम, अब हो गया, अब बताइए जल्दी जल्दी कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग क्यों है? बच्चों, ये मसला इतना भी आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि आपने पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है तभी बनेगा जब किसी भी एग्रीमेंट में कुछ जोड़ दिया जाए। कुछ जोड़ दिया जाए तो क्या जोड़ा जाए मैम? एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब इसमें कुछ जोड़ दिया जाए। तो चलिए कुछ जोड़ देते हैं। जब बात हो रही है जोड़ने की, ऐड करने की, तो जोड़ देते हैं। और जोड़ क्या रहे हैं? तो किसी भी एग्रीमेंट में अगर हम इनफोर्सिबिलिटी ENFORCEABILITY इनफोर्सिबिलिटी जोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और इनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो बच्चों, लीगल रेमेडी, REMEDY, लीगल रेमेडी अवेलेबल। मतलब बच्चों, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अगर हम किसी एग्रीमेंट में हैं, अगर एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी जुड़ जाती है, इसका ये मतलब है कि जो सामने वाला, अगर कोई बायर है, वो सेलर के साथ कुछ डील कर रहा है या सेलर बायर के साथ डील कर रहा है, अगर कोई भी एक चालाकी करता है तो हम कानूनी सहायता, हम लीगल रेमेडी ले सकते हैं, हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब आप बताइए बच्चों,
कहीं ना कहीं इस डायग्राम में एक सच्चाई हमें नजर आ रही है, और वो क्या सच्चाई है बच्चों? तो सच्चाई ये है मेरे प्यारे बच्चों कि एक एग्रीमेंट पहले से इनफोर्सिएबल नहीं होता है। पहला डिफरेंस तो यही है। एक एग्रीमेंट पहले से उसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है, और जब कोई लीगल रेमेडी नहीं है एग्रीमेंट के बाद, मतलब अग्रीमेंट जो है वो रिस्क में चल रहा है। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें बार बार कोशिश करना है एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। और एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ बातें छोड़ कर जा रही हूं। तो पहला बात यही है, एक एग्रीमेंट खुद से इनफोर्सेबल नहीं होता है बच्चों, क्योंकि इस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें मिसिंग है। मतलब ये एक छोटा बच्चा है बच्चों, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी जो है वो मिसिंग है। ये इंसान तो ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी क्वालिटी मिसिंग है, जिस कारण बेचारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। पूरे चैप्टर में अब हमें यही पढ़ना है, पूरे एक्ट में एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाए। तो पहला तरीका क्या है बच्चों? एग्रीमेंट में प्लस इनफोर्सिएबिलिटी जोड़ दी जाए, इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ तो हम कह सकते हैं इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये एक फॉर्मूला है, एक तरीका है। एग्जाम में आप फॉर्मूला बहुत सारा डाल सकते हैं ताकि कॉपी जो है इंटरेस्टिंग लिखी जाए, अच्छी लगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। तब तक आप जुड़ सकते हैं जोहार मैम चैनल के साथ। एग्रीमेंट को हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आज नहीं बच्चों। अब आप कहेंगे कि मैडम हम बिहारी हैं, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, हम लोग कोई भी चीज तुरंत बनाने पे यकीन करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ बात बिहारी की नहीं है बच्चों, बात है हम लॉ पढ़ रहे हैं, और लॉ में चीजें इतनी आसानी से नहीं बनती हैं जैसा एक बिहारी बना लेता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। वैसे बताइएगा कैसा लग रहा है पढ़कर, कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही है बस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग फटाफट जो है वो अग्रीमेंट को समझे, कॉन्ट्रैक्ट को समझे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझे। और फ्यूचर में और भी बहुत अच्छे वीडियो आएंगे, लेकिन तब तक जुड़ सकते हैं आप जोहार मैम के साथ। फीडबैक जरूर दें, कमेंट जरूर करें, और एक एक जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उसको कम से कम 2 बार सुने, ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएं, अच्छे से बातें आप तक पहुंच पाएं। बस ये मेहनत है आप लोगों के लिए है। थैंक यू ऑल।